नमस्ते, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप देख रहे हैं द नटशेल। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। इससे काफी एनकरेजमेंट मिलती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। आज का जो विषय है ये पिछले वीडियो से ही कंटिन्यूएशन में है। दिस इज पार्ट 2। इसमें क्या हो रहा है, कहानी को समझते हैं। कहानी यह है कि क्योंकि पॉलिटिकल वायलेंस पोस्ट रिजल्ट हमारे बंगाल में चल रहा है, ड्यूरिंग द इलेक्शन एक फेज के समय, मैंने आई बटन में दे रखा है, आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वहां से वीडियो। हुआ यह था कि ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ इलेक्शन एक फेज में ऐसा हुआ था कि सेंट्रल पुलिस के हाथों 4 युवक न्यू एकदम यंग वोटर्स जो हैं गोली का शिकार बने थे और वो मर गए थे। मैं बात कर रहा हूं शीतलकुची एरिया में, जो कि कुछ बिहार में है, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहां पे जब सेंट्रल फोर्सेस के हाथों 4 यंग वोटर्स की मौत हुई थी तो हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा था कि जैसे ही हम पावर में आते हैं हम सीआईडी इंक्वायरी बिठाएंगे। कई लोग ऐसे उस समय थे जो हंसे थे, क्योंकि सबको लगता था कि ये पावर में आना ही नहीं है, तो जब पावर में आएगी ही नहीं तो ये आएगी फिर ये इंक्वायरी करेंगी, करने दो उसको, जो बोलना है बोलने दो। लेकिन जब रिजल्ट आया, रिजल्ट कुछ अलग सा आया। रिजल्ट में यह आया कि ममता बनर्जी जीत गई भारी बहुमत से जीती। भारी बहुमत से कैसे जीती या बीजेपी क्यों हारी, उसके लिए आई बटन में आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्लियर कट तरीके से बताया गया है कि बीजेपी क्यों हारी। लेकिन आज का विषय कुछ और है। जैसे ममता बनर्जी जीतती है, ममता बनर्जी अपने प्रॉमिस को रखने के लिए सीआईडी इंक्वायरी बैठाती है, शीतलकुची के कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट के एसपी को बुलाती है इंक्वायरी के लिए कि वो जो 4 बच्चे मारे गए थे उसमें कौन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है। और मेरे हिसाब से ये काफी अकाउंटेबल वाली काम कर रही है, वो बड़े अच्छा काम कर रही है इस चीज में। तो जैसे ही ये उन्होंने करा तो इस चीज से उनको एक लीड मिलता है कि वो सेंट्रल पुलिस फोर्स का वो बंदा कौन था जिसने गोली चलाई थी। तो जब उनको पता चलता तो उस बंदे को बुलाया जाता है। आप अब इस पूरे घटना को समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे इस वीडियो में आपको और मजा आने वाला, तो प्लीज वीडियो के साथ जुड़े रहें। यहां पे हो क्या रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट की सीआईडी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बुला रही है। मतलब इन अदर वर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को समन कर रही है। तो ये बात तो हजम होने लायक है नहीं। एक तो हार गई है, ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट हमको बुला रहा है। तो ये एक ऐसी वाली एक ईगो फाइट जैसी बात हो रही है सेंट्रल स्टेट के बीच में। तो जिस सेंट्रल फोर्स के ऑफिसर को बुलाया गया था उसने साफ मना कर दिया, इनफैक्ट उसने इग्नोर कर दिया सीआईडी की इस कॉल को, इस समन को। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी यहां से इनफैक्ट शुरू होती है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि यार ये स्टेट हमको सीआईडी का कांटा दिखा रहा है तो हम इसको सीबीआई का डंडा दिखाते हैं। 2016 के असेंबली इलेक्शन में जब यह नारदा स्कैम को लेकर के सैमुअल मैथ्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन करी थी, उसी वीडियो क्लिप के बेसिस पे इंक्वायरीज हुई थी, उसी वीडियो क्लिप्स के बेसिस पे चार्जशीट्स बनी थी। उसी वीडियो क्लिप को 2021 के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी उसको इस्तेमाल करती है, उसको यूज करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल रात को सीबीआई जो है वो हमारे बंगाल स्टेट में आकर के 4 इंपॉर्टेंट टीएमसी पार्टी मेंबर्स को, नेता एमएलएस को गिरफ्तार करती है। वो 4 के नाम फिरहाद हकीम, सुब्रतो मुखर्जी, शोभन चैटर्जी या चट्टोपाध्याय और मदन मित्रा। चारों एक से बढ़कर एक हैं। इनके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, यह अपने आप में ही सफिशिएंट है। इनकी शक्ल देखने से आप बता देंगे कि ये किस योग्य हैं। इनके प्रति मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं है और बंगाल के किसी लोगों को इनके प्रति हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को साफ दिखा गया है, इन लोगों को दिखा गया है कि ये पैसे ऐंठ रहे हैं उस स्टिंग ऑपरेशन में। तो एक अपराधी को सजा मिल रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जो मुख्यमंत्री है, जब भी वो देखती है कि अपने जो पार्टी वर्कर्स, अपने जो बिगड़े बच्चे हैं, जब वो इतना बिगड़ जाते हैं कि पुलिस स्टेशन में या सीबीआई में बुला लेती तो वो खुद पहुंच जाती हैं। तो निजाम पैलेस में, जहां पे सीबीआई की ऑफिस है, वहां पे ये खुद पहुंच जाती है अपने बिगड़े हुए बच्चों को बचाने के लिए और धरने पे बैठ जाती है अपना धरना एक्सप्रेस लेकर। धरना एक्सप्रेस समझते हैं? तो अपना धरना एक्सप्रेस लेकर वो वहां पहुंच जाती हैं और वहां वो बैठ जाती हैं। उनके पास 3 अस्त्र होते हैं, 3 हथियार। एक तो उनकी पोएट्री, एक तो उनके सॉन्ग्स और दूसरा ये धरना, प्रोटेस्ट।
ये 3 चीजों के साथ अपना एक्सप्रेस, धरना एक्सप्रेस के साथ वो निजाम पैलेस पहुंचती हैं और वहां पे अपने पार्टी वर्कर्स को इस कदर भड़का कर ले आती है वहां पे कि निजाम पैलेस के बाहर हजारों में भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होती है, स्टोन पेल्टिंग होती है, बोतल ऐसा थ्रो करके मार रहे थे। यहां पे 2 सवाल आता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि चोरों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री क्यों भागी। दूसरी बात यह है कि कोविड के सिचुएशन में इस तरह से भीड़ इकट्ठा करके पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना, ये कितना विंडिक्टिव मेंटालिटी के इंसान हो सकते हैं। तीसरी बात यह कि जो टाइमिंग है अरेस्ट करने की, यहां पे क्यों बीजेपी इतनी ओवर्टली इस चीज को एस्टैब्लिश कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है सीबीआई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे इश्यूज हैं। इशू यह है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों को पकड़ सकती है विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द असेंबली या विद द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब आप सबको पता है कि गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड होता है। गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, नॉमिनेटेड होता है। इट इज एन पॉलिटिकल पोस्ट है। तो स्वाभाविक सी बात है जो गवर्नर है वो बीजेपी पार्टी का होगा या बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड होगा, तो उससे परमिशन मांगो तो परमिशन लेकर के बैठा है। अब सवाल यह कि जब ये परमिशन मांगी गई थी तब असेंबली इलेक्शंस चल रहे थे, अब तो विधानसभा उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो स्वाभाविक रूप से स्पीकर के परमिशन लेने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि स्पीकर उस समय ऑफिस में है ही नहीं। तो क्या किया गया, तो सीबीआई ने परमिशन मांगा हमारे गवर्नर साहब से, गवर्नर ने परमिशन दे दिया, इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। जैसे ही अरेस्ट किया बाकी की कार्रवाई हुई, बाकी का ड्रामा हुआ, हमारी मिनिस्टर साहिबा वहां पहुंच गई और ये बड़ा सा एक सेंसेशनल ड्रामा चलता रहा। ड्रामा इस कदर बढ़ गया कि 24 घंटे में 4 लोगों को कोर्ट तक पहुंचाने का भी एटमॉस्फेयर नहीं रहा, इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। तो अल्टीमेटली वर्चुअल हियरिंग हुई और वर्चुअल हियरिंग में यह कहा गया कि इन 4 लोगों को अल्टीमेटली, काफी देर तक बहस चली कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, फिर अल्टीमेटली कहा गया कि इन 4 को बेल मिल जाएगी और इनको देनी पड़ेगी 50-50 हजार रुपए की बॉन्ड पे साइन करके। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस हार को, लोअर कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी बिल्कुल ना खुश थी। उन्होंने रातों रात हाईकोर्ट में गए, रातों रात इन 4 को फिर से अरेस्ट करवाया और उसमें से 3:30 बजे, मतलब आज सुबह 3:30 बजे, उनमें से 4 में से 2 लोगों की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जैसे नॉर्मली पॉलिटिशियंस की होती है। और इन दोनों का नाम है अगेन मदन मित्रा। ये तो न जाने कितनी बार चोरी करने के बाद फिर से तबीयत खराब में, इनका तो दूसरा होम बन गया है SSKM हॉस्पिटल। तो एक मदन मित्रा है और दूसरा शोभन चट्टोपाध्याय या शोभन चैटर्जी है। अनफॉर्चुनेट बात देखिए, शोभन चैटर्जी की तबीयत थोड़ी बेटर हो जाती है और उसको फिर से जेल में डाल दिया जाता है। पूरी की पूरी रात ये लोगों ने जेल में बिताया है। सुबह उठ के बॉबी हाकिम साहब रो पड़ते हैं और कहते हैं कि ये बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकती है। अब चोर को बचाने के लिए ममता दीदी ने इतना बड़ा कदम उठाया, इनका तो चलिए एक इंटेंशन में समझ सकता हूं, लेकिन पब्लिक का बड़ा सोचिए, जरा पब्लिक के बारे में सोचिए। करोड़ों रुपए इन लोगों ने मार लिए, 100 के ऊपर लोगों ने सुसाइड कर लिया जिनके पैसे इन्होंने मारे, द एंटायर नारदा स्कैम। बावजूद इसके आज लोग कह रहे हैं कि इनको छोड़ो वरना हम लोग सड़क पर बैठे रहेंगे। ये लिख कर लीजिए कि जो लोग सड़क पे आए थे कल, उसमें से 50% लोगों का कोरोना हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो बाद में जाके कोरोना हो जाएगा, और अगर हो गया होगा तो ये आगे चल के और 50 लोगों को ये फैलाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी अपने स्वार्थ के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती और किस हद तक जा सकती है। इस पूरे कहानी में एक चीज बड़ी साफ हो गई कि जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल वायलेंस के कंटेम्पररी सेंटर स्टेट के रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, यह सब हो रहा है सिर्फ सत्ता के लिए, पावर के लिए। तो हम सबको यह समझना पड़ेगा कि सत्य की जो पावर है, इस पावर को पाने के लिए लोग, पॉलिटिशियन हमारी लाशों के ऊपर खड़े हो सकते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। तो हम लोग आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार सज्जनों के साथ, अपने परिजनों के साथ रिश्ता खराब कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ पार्टी लाइंस पे डिस्कशन करके। हम अपनी दोस्ती तोड़ देते हैं पार्टी लाइंस पे डिस्कशन करके। हम लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? हम लोग इन लोगों के लिए सड़क पर कैसे आ सकते हैं? ये लैक ऑफ एजुकेशन है या लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है?
कुछ काम करने के लिए नहीं तो चलिए राजनीति करते हैं। ये कोई पब्लिक बस थोड़ी है कि बस चढ़ जाओ। स्थिति ऐसी आ गई है। इसी संदर्भ में अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा कि किस तरीके से इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से बर्बाद हो चुकी है सालों से, उसी वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तो अगले वीडियो में मैं आपके सामने एक्सपोज करूंगा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। तब तक प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हमें और एनकरेजमेंट मिलती रहे। नमस्ते।